तो एनसीईआरटी सीरीज़ में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी विज्ञान को लिया है हमने, साइंस को लिया है जो कि हिंदी में लिया है। और इसमें से हम लोग चैप्टर 3 पर आ गए हैं। चैप्टर 3 में क्या है, तंतु से बस तक, यानी तंतु से बस तक के निर्माण को थोड़ा सा समझाया गया है। देखिए, पहेली और बोझो, जो कि एक छोटे बच्चे हैं, उसने क्या किया, एक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। फिर क्या है, अपने माता पिता के साथ वो कपड़े खरीदने गए। अब वहाँ पर गए कि बस सामग्री की विस्तृत विविधता, यानी कि वहाँ वैरायटी अलग था, इसलिए उसमें वो फँस गए कि किस तरह से खरीदना है। दुकानदार ने उनको समझाया कि कुछ कपड़े या सूती हैं और कुछ कपड़े जो है मतलब टेरीकोट है, यानी कृत्रिम संश्लिष्ट रेशे के हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर दिया गया कुछ एक्टिविटी है, जैसे कि वस्त्रों में विविधता होता है। कतरन से आप देख कर पता करते हैं, जहाँ आप दर्जी में पहले जाते थे कपड़े सिलवाने के लिए, तो कपड़ा छूकर पता करते थे किस तरह का है। इसी तरह से देखिए, तंतु क्या होता है। तंतु क्या होता है, इसी धागे का सबसे छोटा जो सबसे इकाई जो होता है, इस धागा, उसको मौस उसको तंतु कहा जाता है। तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना। ठीक है, तागा क्या होता है, पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। तागा कब बनता है, जब वो 2-3 तंतु के साथ में जब उसको मिलाया जाता है मशीन से, तब वह तंतु बन जाता है, सॉरी तागा बन जाता है। तंतु क्या है, उसका एक सबसे छोटा इकाई होता है। अब देखिए, तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। यानी सबसे छोटा जो इकाई हो गया एक धागा, अगर इसको धागा बनाया जाएगा, यानी तागा उसको बोलते हैं, 2-3-4 से मिलाकर उसको मशीन के साथ में बनाते हैं, तब उसको तंतु बोला जाता है। कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के पादप तंतुओं तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तंतु यानी रुई तथा जूट हो गया, यह सब क्या है, प्राकृतिक तंतु है। उसके साथ साथ में ऊन तथा रेशम भी जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसको भी प्राकृतिक तंतु है। रेशम, रेशमी तंतु कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ प्राकृतिक तंतु का उपयोग होता था, लेकिन अब क्या है, अब रासायनिक पदार्थों जिसका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है, यानी केमिकल से भी बनाया जाता है, तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। अब ये बूझो जानना चाहता है कि पहले के जो योद्धा पहनते थे वो वह किस चीज़ से बना होता था। देखिए, तंतु में क्या है, कुछ पादप तंतु जैसे रुई, रुई कहाँ से आती है, क्या आपको, यह क्या होता है, कपास के पौधे से आता है। जहाँ कपास, जो कपास कहाँ उपजता है, जहाँ की मृदा काली मृदा होती है और वहाँ की जलवायु उष्ण होती है, तो वहाँ पर कपास उत्पन्न है। अब कपास के फल को क्या नाम कहता है, कपास गोलक बोला जाता है। ये लगभग नींबू की माप के होता है। जब ये पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो इसका बीज टूटकर क्या खुल जाते हैं, तथा अब जो है कपास के तंतुओं से ढके बिनेले कपास बीज को देखा जा सकता है। यानी इस तरह से कपास कपास है। ठीक है, उसके रोम से होता क्या है, ये पक जब जाता है तो फूट जाता है, रुई जो है इधर उधर पूरा खेत में बिखरते जाता है। क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा छोटा क्लास का, इसलिए ओवरलुकिंग है, तो इसको बस कम कम इन्फॉर्मेशन ही दिया गया, जो जो इम्पोर्टेंट है वही वही हमने लिया है। तो कपास के बीजों को कौन कंकतन द्वारा पृथक किया था। कंकतन क्या एक विधि हो गया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास उठना कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जूट। अब थोड़ा सा जूट के बारे में, पटसन तंतु को ही पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। फिर जूट की खेती जो है वर्षा ऋतु में की जाती है। साथ साथ में कहाँ मुख्य रूप से मिलता है, तो बंगाल, बिहार और असम में मिलता है। ठीक है, इसको किस अवस्था में काटते हैं, तो पुष्पन अवस्था में काटते हैं। कुछ दिनों तक इनके तनों को जल में भी डुबाकर रखा जाता है। फिर बाद में वो जब गल जाता है तना, तब उससे पटसन को हाथ से खींचकर अलग कर लिया जाता है और फिर उससे वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर कुछ एक्टिविटी है, जैसे कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति क्या है, हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। फिर एक अन्य युक्ति है चरखा है, जो कि गांधी जी ने इनको फेमस किया था। ठीक है, तागे से जो वस्त्र बनाया जाता है उसे दो विधि है, एक बुनाई और तथा एक बंधाई है।
बुनाई क्या है? तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ एक्टिविटी है, देखिए इस तरह से कागज़ की पट्टियों से बुनाई हो रहा है। ठीक है, स्वेटर बुनाई जैसे हो रहा है। ठीक है, अब वस्त्रों की बुनाई कहाँ होती है? तो कंधों पर की जाती है। ठीक है, ये देखिए हस्तकरघा है, इस पर वस्त्रों की बुनाई होती है। एक प्रकार की ये बुनाई हो गई स्वेटर बनाने का। ठीक है, फिर वस्त्र सामग्री का कुछ इतिहास है थोड़ा, जो जो इम्पोर्टेंट है वही हमने लिया है। देखिए वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं की नर्म चर्म और समूर से अपने शरीर को ढक। पहले क्या होता था कि पहले के जो आदमी प्राचीन काल में होते थे इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करते थे। वृक्ष की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं की छाल। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, घास को बुनकर पतली पतली टहनियों से फिर टोकरी, चटाइयाँ बनाना सीख लिया। फिर साथ साथ में जंतुओं के ऊन एवं तथा बालों को आपस में ऐंठ कर भी लंबी लंबी लड़ियाँ बनाए गए, फिर उससे वस्त्र तैयार किए गए। ठीक है, और उसको पहना गया। अब भारतवासी रुई से बने वस्त्र भी पहनते हैं जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में थे। फिर फ्लैक्स क्या है? एक देखिए एक प्राकृतिक तंतु भी है जिसको कि मिस्र में उपयोग होता था। अगर यह क्वेश्चन दिया जाएगा कि फ्लैक्स फिर मिलान करने में आएगा तो आपको कहाँ? जर्मनी। ठीक है, मिस्र में, सॉरी मिस्र में, यह मिस्र में मिलता था। ठीक है, मिस्र की खेती। इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे कपड़ों में विविधता है, उसमें रुई के बारे में जाना, वस्त्र कैसे बनता है वो जाना, तंतु क्या होता है, कताई क्या होता है, बुनाई हमने जाना। इस तरह से इसका अब सारांश है। वस्त्र सामग्री तथा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, यूनी और पॉलिस्टर। फिर वस्त्र क्या बनते? तागों से बनते हैं। जिन तागा किससे बनता है? तो तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु से तागा बनता है, तागा से वस्त्र बनता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो फिर संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट क्या है? प्राकृतिक है। और नायलॉन, पॉलिस्टर क्या है? संश्लिष्ट है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, जिससे क्या बनता है? वस्त्र बनता है। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज है, अभ्यास है, जिसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत किया। देखिए प्राकृतिक हो गया नायलॉन, हो गया नहीं, हो गया ऊन, रुई और रेशम हो गया। संश्लिष्ट में कौन है? पश्म भी हो गया प्राकृतिक। संश्लिष्ट में पॉलिस्टर और नायलॉन हो गया। फिर को सत्य और असत्य को लिखना है। तंतुओं से क्या बनता है? तागा बनता है। फिर तागा से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है? नहीं। ठीक है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है? नहीं है। कताई से तो तागा बनाया जाता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है? नहीं, जूट जो होता है पटसन का बाहरी आवरण होता है। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। सही है। धागों से बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। गलत। रेशम का जो तंतु होता है कोकून से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। गलत। रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रेशम और ऊन क्या है? जांतव तंतु है। फिर रुई तथा जूट पादप के किस भागों से प्राप्त होती है? तो रुई जो होती है बीज से प्राप्त होती है, वो पटसन के। कपास के। और जूट जो होता है कहाँ से? तना से प्राप्त होता है, पटसन से। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिए। गद्दे और कंबल नारियल के तंतु से बन जाते हैं। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अब तंतु से तागा कैसे, किस विधि से बनाता है? तो उसको ओटना बोलते हैं। कुछ एक्टिविटी है, कोई फसल है इस तरह का, तो आप जाकर देखिए। वही इसमें कुछ किया गया है। संत कबीर एक बुनकर थे, सूफी संत थे, उसके जीवन चरित्र और शिक्षाओं को पता लगाइए। इस तरह से अब कुछ इसमें पहचानने का भी यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया कि सूती तंतु को कैसे पहचानेंगे और पॉलिस्टर को कैसे पहचानते हैं। देखिए सूती क्या होते हैं? जल तो जाते हैं परंतु सिकुड़ते अथवा पिघलते नहीं हैं। और जलते हुए तंतुओं से कागज के जलने जैसी गंध आती है। और रेशमी क्या है? तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है और जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है, इससे जले मान जैसी गंध आती है। ऊनी तंतु भी सिकुड़ता है और जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है, इससे जलते बालों जैसी तीव्र गंध आती है। संश्लिष्ट तंतु सिकुड़ते हैं और जल जाते हैं, ये पिघलते भी हैं तथा प्लास्टिक जैसी गंध देते हैं। इसके साथ ये तीसरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है।
चौथा चैप्टर है दोस्तों कि वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-थोड़ा ओवरलुकिंग कुछ अविलय, विलेय पदार्थ, धातु के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग थोड़ा-सा तेज़ी से चलेंगे और जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, एक्टिविटी बेस्ड है, उसको थोड़ा-सा स्किप करेंगे। अब यह क्या है कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएँ हैं, उसमें विविधता पाई जाती है। अब अनेक-अनेक तरह की वस्तु होती है, तो विविधता क्या है? अब देखिए अपने कुछ गोल आकृति है, कुछ चौकोर आकृति है, इस तरह के अलग-अलग हमारे चारों ओर की जो वस्तुएँ होती हैं, उसमें से कुछ एक्टिविटी किया गया कि जो वस्तुएँ तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है, जैसे कि कुछ प्लेट, थाली किससे बनता है, तो इस्पात, काँच, प्लास्टिक से भी बन सकता है, पेन प्लास्टिक और धातु से बनता है। फिर कुछ सामान है जो कि एक ही प्रकार की वस्तुओं से बनती है, जैसे लकड़ी, लकड़ी से क्या-क्या बना सकते हैं, तो कुर्सी, मेज़, हल, बैलगाड़ी और पहिए। ये सिर्फ़ समझने के लिए कि जो-जो ज़रूरी रहेगा वो हम आपको ज़रूर बताएँगे। अब देखिए पदार्थों के गुण के बारे में थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा दिया गया है यहाँ पे कि यह प्रयास किया जा रहा है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि क्या होगा कि जब कपड़े का गिलास रहेगा उसमें पानी रहेंगे तो हमारा पानी सारा निकल जाएगा। उसी तरह से इसलिए गिलास बनाने के लिए क्या है काँच, प्लास्टिक या धातु या कि कोई ऐसा पदार्थ लेते हैं जिससे कि वह पानी रुक जा सकता है। फिर कुछ एक्टिविटी है जिसमें कि कुछ पदार्थों में चमक देखते हैं आप। देखिए धातुओं को टुकड़ों को उसके चमक देखने के लिए काटना उसको। अब देखिए पदार्थ जिनसे एक प्रकार की द्युति होती है यानी कि चमक उत्पन्न होती है, वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना क्या है? धातु की के उदाहरण है। फिर कठोरता के बारे में कहा गया है। कठोरता क्या है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है, वो क्या है? कोमल पदार्थ है। संपीड़ित मतलब दबाया जा सकता है, जबकि अन्य पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन होता है, छोटा करना कठिन होता है, वो क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ। जैसे कि उदाहरण के रुई क्या है? स्पंज कोमल हो गया और लकड़ी क्या हो गया? कठोर हो गया, जिसको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। फिर थोड़ा-सा यहाँ है विलेय अथवा अविलेय। अब देखिए यहाँ पर पानी है, उसमें से थोड़ा-सा चीनी या नमक डालने के बाद अगर उसमें घुल जाता है तो मतलब वो विलेय हो गया, अगर नहीं घुलता तो हो गया वह पदार्थ अविलेय हो जाता है। जैसे नमक है, जल में पूर्णतः घुल जाता है, चीनी क्या करेगा? घुल जाएगा, बालू नहीं घुलेगा, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलेगा। अब कुछ पदार्थ क्या हो उसमें विलीन हो गए तो क्या कहा गया? यह पदार्थ जल में विलेय है। अब अन्य पदार्थ के जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, उसको क्या है? काफ़ी समय तक गिलास में बिलोड़ित बिलोड़ित मतलब उसको गर्म करने हिला-हिला के गर्म करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अविलेय कहते हैं। उसी से तेल अगर देते हैं उसमें तो वो पूरा पार्शली विलेय होता है, मतलब विलेय होता ही नहीं है ऑयल। देखिए भली-भाँति मिश्रित होता है, भली-भाँति मिश्रित नहीं होता। यानी सिरका क्या होता है? भली-भाँति मिश्रित हो जाएगा जल में, जल के बारे में बात कर रहा है। नींबू क्या होगा? ये भी पूरी तरह हो जाएगा, भली-भाँति हो जाएगा। सरसों का तेल नहीं होगा, नारियल तेल नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा। अब देखिए कुछ वस्तुएँ जल में तैर सकती है, कुछ वस्तुएँ डूब सकती हैं। देखिए पारदर्शिता के बारे में थोड़ा-सा दिया हुआ है कि पारदर्शिता किसको बोलते हैं? उन पदार्थों अथवा सामग्री जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, यानी कि उसके उस पार भी देखा जा सकता है, उसको पारदर्शी कहते हैं। कुछ जैसे काँच, जल, वायु तथा प्लास्टिक पारदर्शी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ-कुछ अपारदर्शी होते हैं, यानी कि इससे आस-पास आर से पार नहीं दिखाई देगा तो वो पारदर्शी हो गया। कुछ क्या है कि थोड़ा बहुत दिखा जाएगा उसको पारभासी कहते हैं, ठीक है, वही दिया गया है यहाँ पर। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसको पारभासी कहते हैं। जैसे कागज पर लगे तेल के धब्बे हो गए, ये देखिए हाथ दीपक पर टॉर्च पर रखा गया, इससे भी नहीं देख सकते। अब ये कुछ शब्द है कठोर, अविलेय, द्युतिमय पदार्थ, धातु, ये सब तो हमने देख लिया। पारभासी, पारदर्शी, विलेय। इसमें समरी है, हमारे चारों ओर की वस्तुओं के अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। किसी दिए हुए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव भी हो सकता है अथवा उसे विभिन्न पदार्थ प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। यानी एक पदार्थ से भी बनाया जा सकता है किसी वस्तु को, मतलब और दूसरे मिक्सर करके भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं।
कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं और कुछ कठोर होते हैं, कुछ कोमल भी होते हैं। कुछ पदार्थ विलेय होते हैं, कुछ पदार्थ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जो होता है पारदर्शी होता है, कुछ अपारदर्शी होता है जैसे कि लकड़ी और धातु हैं, कुछ पारदर्शी भी होते हैं। पदार्थों को उसके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में भी बांटा जा सकता है। फिर वस्तुओं को सुविधा और उसके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ को समूहित भी किया जा सकता है। अब एक्सरसाइज क्या था कि लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। फर्नीचर में है और बहुत सारे लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली चमकदार होता है क्या? स्टील का होता है, ये सब नहीं होता, प्लास्टिक का, सूती का नहीं। फिर यहाँ पर वस्तुओं से बनने वाले किस पदार्थ से? पुस्तक कागज से बनता है, गिलास कांच से, कुर्सी लकड़ी से, खिलौना प्लास्टिक से, जूता चमड़ा से। यहाँ सत्य असत्य का बताना है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच क्या होता है? अपारदर्शी। गलत। कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। नोटबुक में द्युति होती है, चमक होती है, यही गलत हो गया। नहीं। चौक जल में विलीन होता है? नहीं। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है? सही बात है। चीनी जल में विलीन नहीं होती? गलत। होती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है? गलत। बालू जल में निस्पंदित निसादित हो जाता है? सही। निसादित मतलब अलग हो जाता है। सिरका जल में विलीन हो जाता है? सही बात है। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम लिखिए। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोव, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इसको एक समूहित कीजिए, गोल आकृति में और अनाकृति में। ठीक है, सेब हो गया, मिट्टी का घड़ा हो गया, सब गोल हो जाएगा। संतरा हो गया, बॉल हो गया, अन्न में हो जाएगा, जल हो जाएगा। फिर खाद और अखाद में भी इसको आराम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो खाने वाले योग्य हैं वो खाद्य हो गया, और जो अखाद्य है जो नहीं खाने वाले योग्य हैं। देखिए, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं इनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल तथा मिट्टी के तैल पर तैरती है। जल में तैरने वाले जिन वस्तुओं को आप जानते हैं, यानी कि खिलौना प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, अब उनको तेल में भी और जांच कर देखना है। निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें से कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, बच्चा, इसमें लकड़ी से बना हुआ सब चीज़ें हैं। फिर गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, इसमें क्या है? ये फ्लावर है, ये नाव कुछ और है, लकड़ी से बना है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये सब चमकीले हैं जबकि ये चमकीला नहीं है। चीनी, रेत, नमक, कॉपर सल्फेट। ठीक है, यह एक बिलियन है जो कि 2 पदार्थों से बना है, लेकिन यह जो है चीनी, नमक, रेत जो है यह शुद्ध रूप से एक पदार्थ है। इस तरह से हमारा चौथा चैप्टर खत्म होता है और 5वां चैप्टर में आ रहे हैं। चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें कि हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हुए देखते हैं। हम लोग पृथक करते हुए देखेंगे कि चाय अगर है, चाय बनाया हमने तो चाय पत्ती को अलग करने के लिए इस तरह से छलनी से डाला। ठीक है, अब देखिए रेशों से बीजों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ओटते हैं, कपास को ओटते हैं, पिछले चैप्टर ही हमने देखा था। ठीक है, फिर मक्खन को अलग करने के लिए दही को मंथन किया जाता है। इसी तरह से हम लोग अब पृथक्करण कौन से पदार्थ किस तरह से किया जाता है इसको देखना है। देखिए, पृथक्करण प्रक्रम, चावलों से पत्थरों को पृथक करने का उद्देश्य क्या होता है? क्यों करते हैं? क्योंकि 2 विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए, क्योंकि उपयोग उसका चावल का किया जा सके। फिर क्या है, पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं? ठोस अवयव को फेंक देते हैं, चावल को हम लोग बनाते हैं, पकाते हैं। इसी तरह से मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, फिर चाय की पत्तियों के लिए, फिर उसी तरह से। अब पृथक्करण की विधियां देखते हैं। हस्तचयन, ऐसे कुछ क्या है कि अगर अनाज में मोटा मोटा बड़ा बड़ा अगर कोई पत्थर का टुकड़ा है, बालू का टुकड़ा है, तो उसको हम क्या करते हैं? हाथ चयन की विधि का उपयोग करते हैं। हस्तचयन की विधि, जैसे कि गेहूं तथा चावल से कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसी में जिसमें ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं होती, इसकी उसके लिए सुविधाजनक है यह हाथ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। थ्रेशर से क्या होता है, गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर से चावल और गेहूं निकाला जाता है, इसलिए उसको थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे अनाज को प्रक्रम क्या लिखा है, डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गेहूं से अगर उसमें से
गेहूँ का जो पूरा पौधा होता है उसको काट के लाने के बाद उसको मशीन में डाल के उसको अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। और बहुत बड़े-बड़े थ्रेसर भी आजकल निकल गए हैं, जो खेत में खड़ी फसल को भी वहीं से काटिंग और थ्रेसिंग दोनों कर देते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को एक प्रकार पृथक करने की विधि क्या करते हैं? निष्वापन कहा जाता है। किस चीज़ के लिए? निष्वापन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जैसे देखिए सूप से यहाँ पर अनाज को क्या किया, हवा के रुख के साथ में इसको ऊपर से जो गिरा रहे हैं उसको निष्वापन कहते हैं। जिससे कि क्या होता है, हल्के वाले पदार्थ दूर उड़कर बह जाते हैं और जो अनाज होता है वह हमें अलग से निकल जाता है। फिर चालन किसको कहते हैं? चलनी से जो चालते हैं उसको चालन कहा। जैसे आटा से कुछ चोकर निकालना है तो उसको चालन विधि से उपयोग किया जाता है। इसका क्या है मेन चीज़? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिसकी अमापों में अंतर हो पृथक करने में किया जाता है। यानी कि दो अलग अलग माप के, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उससे क्या होता है, चलनी से जो छोटे चीज़ होते हैं वह क्या होते हैं, छेद से निकल जाते हैं। जो बड़े होते हैं वह उनकर ऊपर आ जाते हैं। इसमें से दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर अशुद्धियाँ अगर बड़ा माप में है तो चलनी में आ जाएगा, और अगर अशुद्धियाँ कभी कभी छोटा धूल में होता है तो वह नीचे गिर जाएगा। अब क्या है, अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन। देखिए क्या है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। इसमें जल मिलाया जाता है मिश्रण में, तो जो भारी तत्व है वो नीचे बैठेगा, उसको अवसादन कहते हैं। अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब देखिए, अब इस गिलास से इसमें हम डाल रहे हैं इसी चीज़ को, इसी विलयन को, तो अलग अलग पानी अलग हो जाता है, फिर अशुद्धि अलग बैठ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। ठीक है, ये आपके अभ्यास क्वेश्चन में आएगा। अब देखिए, निस्यंदन क्या कहते हैं? उसको फिल्टर भी कहते हैं, उसका इंग्लिश में फिल्ट्रेशन होता है। फिर इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह है, उसको ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखिए वाष्पन। वाष्पन के जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे बारिश भी क्या है, जलवाष्प की प्रक्रिया से ही ऊपर जाता है, फिर वहाँ बादल बनता है, फिर वहाँ पर आता है। फिर कभी कभी अवयवों को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक विधियों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें केतली से अगर जलवाष्प से इसको संघनित करके पानी बनाया जाए, यानी कि दोनों तरह का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। वाष्पन भी हो रहा है और संघनन भी हो रहा है। ठीक है, अब यह है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? देखिए विलयन के बारे में तो हमने पढ़ा था। अब कई पदार्थ जल में घुलकर विलीन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाएं तो क्या हो जाएगा? अभी इस जल में अधिक, अब देखिए एक उदाहरण लिया गया नमक के बारे में। नमक क्या है कि किसी पानी में डाला जा रहा है और थोड़ा बहुत तो वो घुल गया, लेकिन अगर डालते डालते क्या है कि ऐसी स्थिति हो गई कि अब ज़्यादा ही मात्रा में चला गया है, तो अब वह घुल नहीं रहा है। तो जब वो नमक नहीं घुल रहा है तो यह विलयन अब क्या हो गया? संतृप्त हो गया, यानी वो पूरी तरह से तृप्त हो गया। अब उसमें से नमक नहीं विलय कर सकता, यानी कि अब उसमें नमक नहीं विलय कर सकता। बस इतना जानिए। ठीक है, अब अगर उसी चीज़ को गर्म कर दें, अगर इसी विलयन को गर्म करते तो क्या होगा? गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती, यानी कि जितना नमक हमने ठंडे पानी में घुलाने के बाद नहीं घुल रहा था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है अगर हम गर्म कर देंगे पानी, तो नमक उसको, उस विलयन में नमक को घोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ नहीं घुल सके, यहाँ देखिए ना घुल सके, तो संतृप्त विलयन कहलाता है। अब यह सब जो हमने सुना था, मक्खन के लिए मंथन, फिर वाष्प, पानी के लिए संघनन, फिर निस्तारण, वाष्पन, ये सब हमने ऑलरेडी सुन लिया सारे टर्म को। अब देखिए सारांश इसका क्या है? हस्तचयन, निष्वापन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निषेधन मिश्रों से उसको अलग करने की, पृथक्करण की कुछ मेथड से विधियाँ हैं। अनाज से भूसा पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। फिर भूसा अनाज के भारी बीजों से क्या होता है? निस्वादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। फिर किसी मिश्रण के कणों की माप में अगर अंतर हो तो चालन विधि। निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है।
अब रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण के अवतनी में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। देखिए, द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के प्रयोग से पृथक किया जा सकता है, यानी फिल्ट्रेशन। फिर किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में खुले ठोस को अलग करने में भी किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक नहीं घुल सके वह पदार्थ क्या होता है? संतृप्त विलयन हो जाता है। ये सब हमने चैप्टर में कवर किया है, समझ के। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ये नमक वाला, साल्ट वाला उदाहरण में देखा था। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। जल जो होता है अलग अलग तरह के अलग अलग मात्राओं को घोल लेता है। अब देखिए, हमें किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उससे उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है। फिर निस्वापन से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? निस्वापन जो हमने देखा था, यहाँ फोटो से ही आप सारे जो प्रक्रिया है उसको आप देख सकते हैं। देखिए, निस्वापन कहाँ है, ये फिल्ट्रेशन है, निस्यंदन है, जब फिल्टर करते हैं तो निस्यंदन कहा जाता है। सारे फोटो है यहाँ पर। देखिए, अवसादन है और निस्तांतरण है, निस्यंदन है, ठीक है। देखिए, ये चालन है, ठीक है। ये निस्वापन है। निस्वापन में क्या? अनाज को भूसे से अलग करने पर वो निस्वापन कहा जाता है। इस तरह से और अलग अभ्यास को हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारा इसमें लगभग कवर कर दिया। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चालन से क्या अभिप्राय है? देखिए, यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन और है। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने में भूसे और धूल कण मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? उसको चालन विधि से अलग कर सकते हैं, क्योंकि छोटा होता है धूल कण और भूसा, तो आप चलनी से चालेंगे तो निकल जाएगा। चालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है? जैसे अनाज भूसा से तो निस्यादन विधि होता है, लेकिन अगर जैसे इस तरह के दाल में कोई धूल है, कण है, तो इसको चालन विधि। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे? निस्तारण विधि से, यानी वो तो नीचे बैठ जाएगा, अलग से उसको हम निकाल लेंगे पानी। आटे चाने की मिश्री में भी क्या चीनी को अलग करना संभव है? चालन विधि से अलग कर सकते हैं। चीनी नीचे रह जाएगा या फिर आटा नीचे रह जाएगा, चीनी ऊपर रह जाएगा। फिर पंकित जल के किसी नमूने से स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करते हैं? तो अवसादन विधि से। रिक्त स्थानों को भरने में क्या है? धान के दोनों डंडियों से अलग करने की विधि थ्रेसिंग हो गया। फिर कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर रह जाती है, तो पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है, यानी फिल्ट्रेशन कहलाती है। जैसे कि चाय पत्ती का उदाहरण है। समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। और वही जो पंकित जल को जो साफ करते हैं तो कौन सा विधि है? अवसादन विधि है। अब गलत से सही को दिखाना है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है? नहीं, दूध और जल के मिश्रण को तो निस्यंदन द्वारा नहीं होगा, बाष्पीकरण द्वारा होगा। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निस्वापन द्वारा अलग कर सकते हैं? सही। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है? सही है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तांतरण प्रक्रम के द्वारा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे जो चैप्टर 6 रहेगा।